देखो, मेडिएवल जो है कि तुम्हारा शुरू हो जाता है 712 ईस्वी से, 712 एडी से ये शुरुआत माना जाता है। ठीक है, जब भारत में मुसलमान पहली बार अटैक करता है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होता है मेडिएवल का। मुसलमान जब भारत में आक्रमण करता है और पूरा मुसलमान लोग का ही शासन रहता है मेडिएवल में। ठीक है, मेडिएवल का डेट बोले जब से शासन होना स्टार्ट हुआ 712 ईस्वी में तो अटैक करता है, लेकिन भारत में रूल नहीं कर पाता है। रूल करना ये लोग शुरू करता है 1206 ईस्वी से, बढ़िया से। और 1206 ईस्वी से लेके 1862 तक, ठीक है, या बोले तो 1765 तक यही लोग का रूल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1862 और 1765 बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो कौन सा डेट को माना जाएगा? तो 1862 में चूंकि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर था, ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ था, ट्रीटी हुआ था। ठीक है, और इस ट्रीटी के तहत में तुम्हारा जो मुगल शासन था उस पे अंग्रेजी शासन आ गया, इंग्लिश का शासन आ गया, यानी कि 1765 से इंग्लिश का शासन शुरू हो गया भारत में। तो वहां से जो है कि बोला जाता है कि मॉडर्न चालू है। ठीक है, तो मॉडर्न का डेट जो है कि और भी कई तरह का डेट है। अब जैसे हम इसको बोले कि मेडिएवल कब तक हम खत्म करें, तो 1862, 1765, ठीक है, 1703 भी जो है कि ले सकते हैं, क्योंकि 1703 के बाद में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो वहां से एक नया युग शुरू हुआ। ठीक है, तो बहुत लोग वहां से मॉडर्न भारत लेता है और वहां तक मेडिएवल को मानता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली 1765 तक जो है कि लेके चलेंगे मेडिएवल को। ठीक है, मेडिएवल में जो शासन हुआ, मेडिएवल में जो शासन हुआ वो दो तरीके से हुआ। ठीक है, फर्स्ट जो तुम्हारा 1206 से लेके 1526 तक जो शासन हुआ ये भी आपका मुसलमान था। ठीक है, ये कोई अलग नहीं था, ये भी मुसलमान था। 1526 तक जो चला, ठीक है, इसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर 1526 से लेके, या हम लोग 1765 ही मान ले। ठीक है, तो 1765 तक इसको बोला जाता है मुगल काल, मुगल पीरियड, मुगल काल। ठीक है, ये दोनों में दोनों मुसलमान का था। ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, यानी कि पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, मेडिएवल जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मुसलमान शासक के बारे में ही पढ़ते हैं। मुसलमान लोग का ही शासन यहाँ पे रहा है। ठीक है, 1206 से जो है कि लोग का शासन भारत में स्टार्ट हो गया है। अब दोनों में डिफरेंस है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, लेकिन इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें बहुत सारा पार्टी है। सबसे पहले जो पार्टी है, तो उस टाइम में पार्टी तो था नहीं। ठीक है, तो वंश बोला जाता था, तो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी। फिर है तुम्हारा खिलजी वंश, फिर है तुम्हारा तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। फिर है तुम्हारा सैयद
सैयद वंश, और फिर इसके नीचे है लोदी वंश। लोदी वंश यानी कि 1206 से 1526 तक, ठीक है, तुम्हारा ये 5 गो डायनेस्टी यहाँ पे शासन किया है, ठीक है, पांचों का पांचों मुसलमान है। लेकिन इसमें 1526 से 1765 में एक ही है जिसका नाम है मुगल, ठीक है। इसमें बहुत सारा डायनेस्टी नहीं है, इसमें एक ही डायनेस्टी है, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये चीज जो है क्लियर हुआ, और इसको जो है कि एकदम कंटिन्यू क्रम से ही याद रखना है तुमको, ठीक है। पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, ठीक है। अब यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि 1206 से ये लोग शासन करना शुरू किया। ये लोग शासन करना जो है कि 1206 से शुरू किया है, लेकिन आ गया था तुम्हारा 712 ईस्वी में ही, ठीक है। तो 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कैसे कैसे मुसलमान लोग आया, पहले हम लोग इसको देखेंगे, और फिर 1206 से फिर यहाँ तक हम लोग चलेंगे, गुलाम वंश को देखेंगे, खिलजी को, तुगलक को, सैयद को, फिर मुगल को हम लोग देखेंगे, उसके बाद में मुगल को देखेंगे, मिडिएवल खत्म, ठीक है। तो 712 से पहले 1206 ईस्वी तक वाला हम लोग अथी में चलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 712 में तुम्हारा मुसलमान का अटैक होना शुरू हुआ। अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना बड़ा भारत है, ठीक है, इतना बड़ा भारत है, तो यहाँ पे मुसलमान लोग कहाँ पे अटैक किया और कहाँ से शासन करना शुरू किया। लेकिन जिस टाइम के लोग का बात हो रहा है 712 ईस्वी में, उस टाइम में पाकिस्तान भी तुम्हारा भारत का ही पार्ट है। आज पाकिस्तान भले अलग है, लेकिन उस टाइम में ये भारत का ही पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है सिंध वाला एरिया। यहाँ से जो एरिया है ये सिंध वाला एरिया है, ठीक है। अब देखना कि अरबियन लोग यहाँ पर है, ठीक है। इधर जो है कि ईरानियन लोग है, इधर जो है कि तुम्हारा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि यहीं से अटैक करना शुरू किया था, अरब से जो है कि अटैक करना यहाँ पे शुरू किया, और यहाँ तक जो है कि अटैक किया, सिंध तक अटैक किया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कि लोग अटैक किया, सिंध वाला एरिया पे अटैक किया। भारत के अंदर जो वर्तमान भारत है, इस भारत के अंदर ये लोग नहीं घुस पाया था। तो अरबियन लोग ही सबसे पहले जो है कि भारत पे अटैक किया। उसके बाद में जो है कि तुर्की लोग अटैक किया, तुर्की का अटैक होना शुरू हुआ, और तुर्की लोग जो है कि अफगानिस्तान में इन लोग का शासन था, ठीक है। बहुत सारा तुर्की शासन था अफगान में, उसी में से एक शासन वाला जो है कि भारत पे अटैक किया। ये लोग अटैक करके जो है कि अंदर के तरफ बढ़ने का कोशिश किया, अंदर तक आ भी गया, और फिर अंदर में जो राजा लोग थे, यहाँ भी तो बहुत सारा साम्राज्य है, बहुत सारा एम्पायर है, तो सबसे जो है कि लड़ उड़ के जो है कि भारत में लोग अपना सत्ता स्थापित किया। और ऐसे करते 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 पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का भारत जो है कि मुसलमानों के अंडर में आ गया, ठीक है। कुछ को अगर छोड़ दे तो मान लो कि पूरा भारत है तो इतना दूर में हो सकता है कोई दूसरा होगा, इतना दूर में कोई दूसरा होगा, इतना दूर में दूसरा होगा। अब जैसे झारखंड वाला एरिया को ही ले लो, तो झारखंड वाला एरिया को पूरा मुसलमान लोग अपने कैप्चर में नहीं ले पाया था, ठीक है। सरायकेला खरसावा वाला एरिया को छोड़ के, ठीक है, बाकी सबको ले लिया था सरकार, ये सरायकेला और खरसावा को नहीं ले पाया था, ठीक है। और भी बहुत सारा एरिया था जिसको नहीं ले पाया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य जो है कि धीरे धीरे इन लोग का हो गया शुरू। तो कहने का मतलब है कि 712 में पहले अरबियन लोग अटैक किया, अरब लोग सिंध पे जो है कि अटैक करके उसको कैप्चर किया और वहां पे शासन करना शुरू किया। फिर और भी मुसलमान लोग, जो बाहरी मुसलमान था, जो इधर के मुसलमान थे, उन लोग को लगा कि भाई जब अरब वहां पे जाके अटैक कर सकता है, शासन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो तुर्की लोग भी जो है कि आया, तो ये लोग सिर्फ सिंध तक नहीं, ये लोग और अंदर तक गया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है कि शासन हुआ। तो अभी और सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग इसमें
क्वेश्चन जो पूछता है वो सोर्स से भी पूछता है कि ये मध्यकाल के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है, मेडिएवल के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो उसको बोला गया सोर्स। तो हेडिंग दे दो मध्यकालीन भारत के सोर्स, मध्यकालीन भारत के सोर्स, सोर्स ऑफ मेडिएवल, सोर्स ऑफ मेडिएवल। ठीक है, सबसे फर्स्ट में चचनामा, चचनामा, इसको धर के रट लेना कस के। ठीक है, यहां से तुम लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में। चचनामा, इसको कौन लिखा है तो पता नहीं। ठीक है, इसको कौन लिखा है पता नहीं, इसीलिए लिख लो यहां पे अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक मतलब राइटर कौन है इसका पता नहीं, लेकिन कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो फारसी में, फारसी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है चचनामा। ठीक है, अब ये चचनामा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम लोग को पता चलता है कि भारत पे अटैक करने वाला सबसे पहला कहाँ का था। तो सबसे पहला जो है कि अरब का था। तो अरब से जो किया था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम इसका नाम था। तो इसी चचनामा से ही हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पे अटैक किया था और सिंध वाला एरिया पे अटैक करके उसको अपने कैप्चर में ले लिया था। वो चीज हम लोग को यहीं से पता चलता है। फिर है तहकीक हिंद, हाँ दूसरा, तहकीक ए हिंद, इसको कौन लिखा है तो इसको लिखा है अल-बरूनी। अल-बरूनी, और ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी पूछता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था। ठीक है, तो इसमें लिख लो अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट सचाऊ, सचाऊ नाम का एक व्यक्ति है वो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं सचाऊ। ठीक है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका नाम क्या दिए हैं, इसका नाम दिए हैं अल-बरूनी इंडिया कॉमा एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, एन OUNT अकाउंट ऑफ द रिलीजन, रिलीजन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन कौन सा बुक को बोला जाता है तो तहकीक हिंद को। इसका एक और नाम है किताबुल हिंद। ये सब कॉलेज में हुआ है कि नहीं? कॉलेज में सब तभी एनसीएंट चल रहा है कि मिडिवल चल रहा है वहाँ? अभी साउथ वाला खत्म हो गया सर, अभी मिडिवल वाला पिछला सेमेस्टर में हो गया। अच्छा, तो ये उल्टा कैसे हो जाएगा? तो सिलेबस ही है, पहले एनसीएंट होगा ना? पहले एंशिएंट हुआ था। हाँ, सारा
इंडस अच्छा, तो हमको लगता है कि एंशिएंट का पूरा पार्ट नहीं होगा, तब कुछ एंशिएंट जो है कि सेमेस्टर 1 में होगा, फिर सेमेस्टर 2 में कुछ एंशिएंट, और इसी टाइप से सेमेस्टर 2 में। हाँ हाँ, इसीलिए तो इतना चीज जो है कि इससे याद रखना है, तहकीक हिंद, ठीक है। अलबरूनी इसको लिखा था, अरबी भाषा में है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया सचाऊ, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका नाम दिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, ठीक है। तहकीक हिंद को किताबुल हिंद भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ये अलबरूनी जो था, ये महमूद गजनवी के समय भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी को हम लोग अभी देखेंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। तो इसमें उस टाइम का इकोनॉमी का बात, ठीक है, रिलीजियस बात, और कुछ रिलीजन बात जो है कि लिखा हुआ है कि उस टाइम का लोग कैसा था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, ये सारा चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आओ, ताज उल माशीर। ताज उल माशीर, ताज उल माशीर, कहीं कहीं ये नासिर भी जो है कि लिखा हुआ है, ठीक है, तो भावना को समझ लेना है। नासिर ये तुम्हारा मिक्स ग्रंथ बोला जाता है, दो लैंग्वेज का, फारसी प्लस अरबी का मिक्स है, मतलब दोनों भाषा में जो है कि ये लिखा गया है, लेकिन अलग अलग नहीं, ट्रांसलेट नहीं किया गया है, एक ही बुक जो है कि दो भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ पार्ट अरबी में लिखा होगा, कुछ पार्ट फारसी में लिखा होगा, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं इलियट और डाउसन। इलियट प्लस डाउसन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है। अब नेक्स्ट है, चार है कि पांच, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, इसको लिखने वाला है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, इसको लिखा है, ठीक है। इसी में जो है कि हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद गोरी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, वो भारत में जो है कि अटैक किया था और इसको जीत के और अपना शासन स्थापित कर दिया था। मोहम्मद गोरी का विजय के बारे में इसमें पता चलता है, मोहम्मद गोरी इसमें कैसे कैसे जीता था, मोहम्मद गोरी का विजय। फारसी में लिखा गया था, फारसी भी लिख लेना, फारसी में लिखा गया है। तारीख है फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही, ठीक है, इसको लिखा है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी इसके राइटर है, जियाउद्दीन बर्नी।
ये भी जो है कि फारसी में लिखा हुआ है। ठीक है, अरबी या फारसी यही दो में मिलेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में जो है कि रख लेना है। अरबी वाला का कम है, फारसी वाला ज्यादा है, तो अरबी वाला जो होगा खाली उसको याद रख लेना, बाकी सब फारसी मार देना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है कि पूछता है। अब देखो एक तो और है तारीख फिरोज शाही, फिर है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, तो इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है शमसे सिराज। शमसे सिराज, और ये फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक एक शासक होता है, फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तारीख फिरोज शाही दो वो है, एगो ये है और एगो ये है। तो एक तारीख फिरोज शाही है जो फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है, और एक फिरोज शाही है जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। एक जियाउद्दीन बर्नी लिखा है और एक लिखा है शमसे सिराज। हाँ, दोनों फारसी में है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है जी, देखें एक मिनट, थोड़ा सा पेन दो तो। चल ठीक है, ये आत्मकथा काट दो। फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। ठीक है, आगे फतुहात ए फिरोज शाही, ये है आत्मकथा फिरोज शाह का। वो फिरोज शाह के बारे में है, लेकिन वो आत्मकथा नहीं है। फतुहात फिरोज शाही ये आत्मकथा है। ठीक है, शायद इसको अपने से लिखा था फिरोज शाह। नेक्स्ट है रेहला। रेहला, ये इब्न बतूता इब्न बतूता के बारे में जो है कि ये सॉरी इब्न बतूता इसको लिखा है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, ये क्वेश्चन जो है कि पूछता है, क्योंकि इब्न बतूता जो है कि वो ये लोग के ग्रुप का नहीं था, ये अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, और ये लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, इब्न बतूता अफ्रीका का था, और एमबीटी और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इसमें चर्चा है। इब्न बतूता बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है,
और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि भेजा था एम्बेसडर बना के चीन। ठीक है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू देता था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे में। सल्तनत पीरियड में डाक व्यवस्था चलता था। ठीक है, ये हम लोग को आगे पढ़ेंगे। तो डाक व्यवस्था का जानकारी हम लोग को इसी के बुक में मिलता है, इस रेहला में ही मिलता है कि मेडिएवल में, मध्यकालीन भारत में, यानी इस समय जो है कि डाक व्यवस्था बहुत प्रचलन में था, यानी कि डाक वाला तो अभी भी सिस्टम है। ठीक है, तो ये मेडिएवल में ही शुरू हुआ था, इसी के बुक से, रेहला से ही हम लोग को पता चलता है। अब नेक्स्ट लिखना तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही नेक्स्ट में। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही एकमात्र ग्रंथ है जिससे हम लोग को सैयद वंश के बारे में पता चलता है, यानी कि सैयद वंश का एकमात्र ग्रंथ है तारीख मुबारक शाही, जिससे हम लोग को सैयद वंश के बारे में पता चलता है। बाकी और कोई ग्रंथ नहीं है। याहिया बिन सरहिंदी द्वारा लिखित है ये, याहिया बिन सरहिंदी। हाँ, या बीना, याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एक नाम लिखना, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक है, देखो अमीर खुसरो बहुत विद्वान आदमी था, बहुत सारा चीज का देन है इसका भारत में, जो अभी तक हम लोग उसका यूज करते आ रहे हैं, जैसे तबला उबला यही दिया था। ठीक है, खड़ी बोली जो दिल्ली में जो बोली बोला जाता है, ठीक है, वो इसी का दिया हुआ है, अमीर खुसरो का है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा ऐसा विद्वान है जो 8 सुल्तान का शासन को देखा था, यानी कि 8 गो प्रधानमंत्री, 8 गो राजा का शासन देखा था। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इसने 8 सुल्तानों का शासन को देखा। इसने 8 सुल्तानों के शासन को देखा। ब्रैकेट में लिख लेना, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। बलबन, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का 8 गो रूलर का शासन ये देख चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान में रखने का। नेक्स्ट में ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने खड़ी बोली के आविष्कार, इसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, इसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है।
नेक्स्ट में, इसने नवीन राग शैली विकसित किया। नवीन राग शैली, नवीन राग शैली विकसित किया। ब्रैकेट में लिखना भारतीय प्लस ईरानी शैली का मिश्रण। भारतीय प्लस ईरानी शैली का मिश्रण। ईरान और भारत का राग को मिला के एगो नया राग बनाया, कई तरह का राग बनाया दोनों को मिला के, ठीक है, जिसका नाम है, उसी में लिखना जिसका नाम है ईमान जिल्फ साजगरी। ईमान जिल्फ साजगरी। ईमान जिल्फ साजगरी, ठीक है, ये राग का नाम है जो अमीर खुसरो के द्वारा विकसित है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, भारतीय ईरानी शैली को मिला के। अब इसी में जो है कि थोड़ा सा टाइटल देना, अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो बहुत तरह का बुक लिखा है, ठीक है, तो कौन कौन सा बुक है वो बुक का नाम पूछता है, इसको धर के रट लेना। फर्स्ट में लिखना तुगलकनामा। सेकेंड में लिखना खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह, ठीक है। इसमें शतरंज के बारे में वर्णन है, शतरंज के बारे में इसमें लिखा गया है, और इसी में बताया गया है कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट बुक का नाम आसिका। 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 आशिका से तो ऐसे भी याद रहेगा, आशिक किसको बोला जाता है? प्यार मोहब्बत वाला आदमी को आशिक बोला जाता है कि आशिक आदमी है, ठीक है। तो इसमें प्यारे मोहब्बत का चीज है। एगो गुजरात के राजा थे करण, ठीक है, उनका बेटी थी देवल, और अलाउद्दीन का बेटा था खिज्र खां। तो यही लोग दोनों के बीच का प्रेम गाथा इसमें है लिखा हुआ, आशिका में। एक ठोर लिख लो, नू शिपिर। नू शिपिर। नू शिपिर। नू शिपिर, ठीक है। तो इतना इतना बुक 4 गो लिखिए ना, 4 गो बुक जो है कि इसका याद करके रखना, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में रहता है। तो ये हम लोग देखे मध्यकालीन भारत का सोर्स, जिससे हम लोग को मध्यकाल के बारे में पता चलता है कि कौन कौन राजा शासन किया, कौन कौन वंश शासन किया, ठीक है। अब हम लोग जो है कि चलते हैं भारत पे जो मुसलमान अटैक हुआ, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझना। हेडिंग रहेगा भारत पर मुसलमान आक्रमण। मुसलमानों का आक्रमण। मुसलमानों का आक्रमण, ठीक है। तो भारत पे मुसलमानों का आक्रमण जो हुआ वो 2 जगह से हुआ। फर्स्ट हुआ अरबों का आक्रमण, और सेकंड हुआ तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण।
देखो, अरब का आक्रमण का जो है कि कारण क्या था, ठीक है। तो अरबी लोग जो है कि भारत पे अटैक करने का प्लान बना ही रहा था। लगभग जो है कि ये 700 ईस्वी के आसपास का बात है, ठीक है। और ये 700 ईस्वी ऐसा टाइम है जिस टाइम में इस्लाम धर्म का बहुत जोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो जो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर चुका था और जहाँ का राजा इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो चाहता था कि और भी जगह जो है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो इसके लिए जो है कि ये लोग पूरे वर्ल्ड में जहां तहां अपना अगल बगल में चारों तरफ जो है कि प्लान बना रहा था कि हम लोग को इस्लाम धर्म को वहां पे स्थापित करना है, ठीक है। लेकिन अरबों का आक्रमण का ये कारण था। उसके बाद था धन का लालसा। अरब लोग का पहला तो ये था कि हमको इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और दूसरा ये था कि हमको वहां से धन प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन भारत पे जो आक्रमण किया, तो इसका पीछे ये दोनों तो रीजन था ही, लेकिन तत्कालिक कारण क्या बन गया, इमीडिएटली कारण क्या बन गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे भारत है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि ईरान है, और यहाँ पे जो है कि अरब है, मान लो, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका से, इसको ऊपर कर दो थोड़ा, यहाँ पे श्रीलंका से एक ठो जहाज लेके जा रहा था अरब, ठीक है। ये सीधे रास्ता ऐसे नहीं है, इसका रास्ता ऐसे है। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, इधर ईरान, और इधर अरब, ठीक है। बीच में जो है कि खाड़ी है, वर्ल्ड मैप देखना तो पता चलेगा। अब यहाँ से जो है कि इसको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से ही ऐसे हो के जो है कि जाता था, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा ये वाला एरिया सिंध। तो अरब का जो राजा था, इसका नाम था हज्जाज। हज्जाज, इसको एक ठो गिफ्ट में एक ठो नाव मिला था। श्रीलंका का राजा एक ठो नाव गिफ्ट दिया था। यही गिफ्ट लेके जो है कि जा रहा था, तो सिंध का लोग जो है, लुटेरा लोग, इसका जहाज को लूट लिया, ठीक है। लूट लिया हजाज को, ये बात पता चला, तो हजाज जो है कि सिंध पे अटैक करने का आदेश दे दिया। तो उसी में जो है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला व्यक्ति था 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ सिंध पे अटैक करो। तो 712 ईस्वी में अटैक किया। तो इसमें हेडिंग दे देना, अरबों का आक्रमण, और इसमें प्रथम आक्रमण, या प्रथम मत लिखना, एक से पहले भी जो है कि 636 में हो चुका था, सीधे डायरेक्ट लिखो। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ब्रैकेट में लिखना स्थल मार्ग द्वारा, स्थल मार्ग द्वारा। ठीक है। आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। सिंध का शासक दाहिर था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जिसमें दाहिर पराजित हुआ। जिसमें दाहिर पराजित हुआ। और सिंध को मोहम्मद बिन कासिम सिंध को मोहम्मद बिन कासिम अपने अधीन कर अपने अधीन कर अपने अधीन कर
अरबों का सत्ता स्थापित कर दिया, मतलब अरबियन रूलर रूल करने लगा, अरबों का सत्ता स्थापित कर दिया। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से, ठीक है। तो इतना दूर एरिया पे जो है कि कैप्चर करके और यहाँ पे लोग अपना शासन चलाने लगा और धीरे धीरे जो है कि इधर आगे बढ़ने का भी कोशिश कर रहा था, जब तक कि तुर्क लोग भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात रहा कि सिंध पर अटैक किया, तो सिंध पे अटैक करके कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अब यहाँ वाला एरिया में जो है कि आपका आ गया अरबियन लोग, ठीक है। और इधर वाला एरिया में जितना पूरा भारत वाला एरिया है, ठीक है, इस सब पे है तुम्हारा कौन कौन है इस समय? इस समय तुम्हारा बौद्ध लोग है, यहाँ पे बौद्ध धर्म चल रहा है, जैन धर्म चल रहा है और ब्राह्मण धर्म चल रहा है, मतलब जो आज का हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म चल रहा है। और ये लोग यहाँ पे बगले में जो है कि मुसलमान धर्म चला रहा है। तुम मान लो कि ईसाई है और तुम्हारे बगल में वाला रूम में जो है कि कोई मुसलमान आ जाए, बगल वाला क्वार्टर में, बगल में, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो पड़ेगा ना, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ईद में जो है कि तुमको सेवई देगा, तो तुम्हारा भी कोई त्योहार आएगा तो तुम भी जो है कि कुछ उसको देगी। तो एक दूसरे का कल्चर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। एक दूसरे का कल्चर जो है कि एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है कि यहाँ पे इन लोग का जो कल्चर था, अरबियन लोग का जो ये था, सिस्टम था, कल्चर था, उसको इन लोग जाना और इन लोग का कल्चर को ये लोग जाना, ठीक है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा? हेडिंग दो, सिंध विजय का प्रभाव, सिंध विजय का प्रभाव। फर्स्ट में लिखना, बौद्ध तथा हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा दिया। हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा दिया। जिम्मी का दर्जा दिया, ठीक है। और जिम्मी से वसूला जजिया। जजिया टैक्स नाम सुनी है ना? जजिया। तो जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। यानी कि अरब लोग जब सिंध पे शासन किया तो सिंध पे जो भी लोग थे वो लोग बोला कि तुम लोग जो है कि इस्लाम धर्म को अपना लो और नहीं तो तुम लोग जिम्मी कहलाओगे, और जिम्मी अगर है तो तुम लोग को जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जजिया जो है कि जो हल्ला रहता है कि हिंदुओं से लिया जाता था, नहीं, वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान बौद्ध रहे, जैन रहे, हिंदू रहे, कोई भी धर्म का रहे, ठीक है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो जिम्मी है और उससे टैक्स लिया जाता था, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स जो है कि सबसे पहले भारत में कहाँ लगा था? सिंध वाला एरिया में। और लगाने वाला कौन था? अरबियन लोग, ठीक है। और वहां का अगर व्यक्ति पूछे, पर्सन पूछे, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो इसको लिखना है तो लिख भी लो, मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। अच्छा, अब अरबियन लोग जो है कि यहाँ पे सिंध पे शासन कर रहा है, तो ये लोग अपना कॉइन जारी किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? दिरहम। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में कराया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में करवाया। अरबों ने, नेक्स्ट पॉइंट में, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन करवाया।
अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन करवाया। खजूर की खेती का प्रचलन करवाया। ठीक है, तो ये अरबियन लोग था जिसका अटैक हम लोग देख लिए, और ये सिंध तक ही रहा, इधर जो है कि भारत में नहीं बढ़ने सका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण, ठीक है, इन लोग का शासन ईरान और अफगानिस्तान वाला एरिया में था। ठीक है, यहाँ ईरान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ भारत है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है कि ऐसे करके आया, और यहाँ से भी जो है कि भारत में आके लोग अटैक करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि लिखो, तुर्क मुसलमान का शासन ईरान तथा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में था। जहां गजनवी जहां गजनवी या यामिनी वंश के नाम से, गजनवी या यामिनी वंश के नाम से शासन करता था। यामिनी वंश के नाम से शासन करता था। नीचे में लिखना, यामिनी वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ यामिनी वंश, यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन, अल्पतगीन था। ठीक है, और ये अल्पतगीन जो है कि गजनी को अपना राजधानी बनाया था। गजनी को कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। गजनी एक जगह का नाम है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट में, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद सुबक्तगीन शासक बना। सुबक्तगीन शासक बना। सुबक्तगीन शासक बना। इसने 987 ईस्वी में, 987 ईस्वी में भारत की सीमा पर आक्रमण किया। भारत की सीमा पर आक्रमण किया, और वहां के शासक जयपाल को हराया। जयपाल को हराया। नेक्स्ट पॉइंट में, सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी, महमूद गजनवी शासक बना। महमूद गजनवी शासक बना, और सुल्तान का उपाधि धारण किया। सुल्तान का उपाधि धारण किया। सुल्तान मतलब राजा। ठीक है, वो लोग राजा को सुल्तान बोलता था। सुल्तान का उपाधि धारण किया, ब्रैकेट में लिख लेना। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी प्रथम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी प्रथम शासक था। प्रथम शासक था। ठीक है,
अब अल्पतगीन तो अटैक नहीं कर पाया था। सुबक्तगीन जो है कि अटैक किया था, जयपाल को जो है कि हराया था। ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये मर गया तो गजनवी भारत पे आक्रमण करना शुरू किया, और इसका आक्रमण करने का अजीब ढंग था। ठीक है। टोटल 17 बार बोला जाता है कि भारत पर यह आक्रमण किया, 17 टाइम्स। ठीक है। 17 बार अटैक करने का इसका कारण सिर्फ एक ही था कि ये लुटेरा था। ठीक है। ये कोई यहाँ पे शासन करने के लिए अटैक नहीं करता था कि हमको भारत पे कब्जा करना है और यहाँ पे शासन करना है। ये एक लुटेरा था, भारत पे अटैक करता था और माल पानी लेके, पैसा कौड़ी लेके, धन दौलत लेके, सोना चांदी लूट पाट के चला जाता था। फिर आया, फिर जो है कि अटैक किया, अटैक करके फिर लूटा पाटा, फिर जो है कि चला गया। ये इतना लालची आदमी था, इसके बारे में बोला जाता है कि इतना पैसा देख लिया था, ये इतना धन दौलत ये देख लिया था कि खाली देख देख के पागल हो गया और पागल होकर मर गया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब 17 बार कोई अटैक कर रहा है और 17 बार जो है कि यहाँ का शासक को हरा दे रहा है। मान लो कि भारत में आ रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ का शासक को हरा रहा है, और या यहाँ का शासक डर से अपने कुछ दे रहा है कि ले लो चलो। ठीक है। वैसे भी जो है कि इसको मिल जाता था, नहीं माना तो अटैक किया, इसको हरा उड़ा के यहाँ से लूटपाट करके चल गया, लेकिन इस पे कैप्चर नहीं किया। ठीक है। हाँ, कुछ क्षेत्र पे कैप्चर किया, इतना बड़ा क्षेत्र पे कैप्चर किया, और कुछ सेना सबको जो है कि यहाँ पे रख दिया और बोला कि हम आएंगे और तुम लोग को लेके चलेंगे अटैक करने। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से इस सेना लेके जाता, यहाँ से यहाँ आके अटैक करता, ठीक है, तो काफी खर्च हो जाता था, और ऐसा तो 2-4 घंटा का तो रास्ता था नहीं। ठीक है। कहाँ ये अफगानिस्तान से आ रहा है और भारत पे अटैक कर रहा है। ठीक है। तो अफगानिस्तान से निकलेगा, पाकिस्तान को पार करते हुए भारत पे अटैक करेगा, और भारत में ये लोग को अंदर तक जो है कि अटैक करना होता था। ठीक है। तो पहले सेना को लेकर चलता था, गाड़ी उड़ी जहाज वहाज ये सब तो था नहीं, घोड़ा से अपना चला। ठीक है। रात हुआ तो एक जो है कि अपना तिरपाल उरपाल बिछाया, खाना पीना बनाया उनाया, सब सेना उना खाया साथ में, रात भर आराम किया, फिर जो है कि दूसरा दिन अपना चलना शुरू। तो ऐसे जो है कि 2 दिन 3 दिन का समय लोग को यहाँ तक आने में लग जाता था। ठीक है। और तो फिर काफी एक्सपेंसिव होता था, पूरा राशन फासन सब कुछ लेके जो है कि जाइए, भाड़िया बर्तन चूल्हा चौकी सब। ठीक है। तो यहीं पे जो है कि एक ठो रख दिया कि तुम लोग यहीं पे रहो। ठीक है। यहीं पे खाओ पियो टाइट रहो, जब हम आएंगे तो आएंगे और यहाँ से लेके तुम लोग को चलेंगे। ठीक है। तो कुछ क्षेत्र पे जो है कि लोग सिर्फ रहने के लिए, ठीक है, ये किया था। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि भारत में कई जगह जो है कि इन किया, और भारत में कई जगह इन करने के बाद, ठीक है, वो वहां पे कैप्चर नहीं किया, खाली लूटपाट किया और चलते बना। इसी क्रम में बोला जाता है कि 1025 ईस्वी में इस सोमनाथ पे अटैक किया था। सोमनाथ जो गुजरात में आज ये ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। सोमनाथ, वहां पे अटैक किया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछता है।